हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से हैं। ठीक बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर 1 हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर 1 देखो बहुत ध्यान से समझना, पहला लेक्चर रहता है तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, शुरुआत के कुछ लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं निकलता कि बाद वाले लेक्चर्स को फोकस ना करें ना, सभी लेक्चर्स को बहुत फोकस करना चाहिए। बट शुरुआत में जब स्टार्टिंग ले रहे होते तो बड़ा ही एकदम पेशेंसफुली हमें काम करना होता है ना। ठीक बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पहला तो मीनिंग ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है, पहला तो पॉइंट हम ये समझेंगे। सेकंड पॉइंट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है उसको समझेंगे। एंड थर्ड इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, बाइनोमियल थ्योरम की जो प्रॉपर्टीज है उनको समझेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना समझते हैं मीनिंग ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मीनिंग क्या है ना, बाइनोमियल। बाइनोमियल का देखो मीनिंग क्या होता है, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम ऑफ टू टर्म्स। टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। मतलब बाइनोमियल क्या आता है हमारे पास में, अलजेब्रिक सम ऑफ टू टर्म्स, कि दो टर्म्स है उनका अलजेब्रिक सम, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं ना। पहली बात, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि x प्लस ए, ये एक बाइनोमियल टर्म है। x प्लस वाई, ये भी एक बाइनोमियल टर्म है हमारे पास। कि 2x माइनस ऑफ 3 अपॉन एक्स, ये भी कैसा एक बाइनोमियल टर्म है। ध्यान क्या रखना है, जो टर्म्स है वो डिसिमिलर होनी चाहिए, है ना, डिसिमिलर। ऐसा नहीं कि आपने x प्लस 2x, ये बाइनोमियल टर्म नहीं है, ये तो 3x हो जाएगा ना जुड़ करके। समझ गए आप लोग बात को। इस तरह की जो टर्म्स हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं ना। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक और टॉपिक आता है इस तरह का, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल भी आप लोग क्या बोल सकते हो, तो ट्राइनोमियल किसे कहेंगे, अलजेब्रिक सम्स ऑफ थ्री टर्म्स। जैसे कि मान लो x प्लस वाई प्लस जेड, ये अपने आप में एक ट्राइनोमियल लिखा हुआ है। या फिर x प्लस 1/x प्लस का 2, ये भी अपने आप में कैसा है, ट्राइनोमियल है, डॉट डॉट एटसेट्रा। आई होप आप बाइनोमियल का मीनिंग समझ गए और ट्राइनोमियल का मीनिंग समझ गए, है ना। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या रहता है ना। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अभी हम जो सीखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, वो सीखेंगे फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। मतलब जो पावर है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव पावर रहेगा ना। अच्छा देखो, इस बात को आप समझो, एक बात को समझिए कि सपोज आपको, मैं यहाँ से इसका प्रूफ कर रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझना। कि मान लो आपके पास में कुछ ऐसे लिखा हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से समझिए ना बात को, बहुत ही ध्यान से समझना। फिर मैं आपको टू द पॉइंट हम बात करेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका मीनिंग हर कोई जानता है ना। आप इजीली इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट कैसे आएगा ना। अब देखो, आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, एक्स इंटू वाई यहाँ से आया, वाई इंटू एक्स आया, प्लस साइन यहाँ से कितना है, वाई स्क्वायर आया। मतलब एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स, यहाँ फोकस आप करिए ना। अब आप देखो ध्यान से समझो कि ये वाला जो पोर्शन एक्चुअली दो जगह लिखा हुआ है। मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर दो ऑब्जेक्ट है एक्स और वाई, दो ऑब्जेक्ट को रीअरेंज करने के कितने सारे तरीके हैं, टू फैक्टोरियल। दो ऑब्जेक्ट को मैं इतने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कितना है, ये तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स को भी देखें तो एक्स इंटू एक्स है। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप अरेंज कराओगे, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक ही तरीके से, टू फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल। कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा टू फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल, यहाँ लिखा। ठीक है, यहाँ टू फैक्टोरियल आ जाएगा, अपॉन में वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल लिख दिया ना। एक ही बात है, वो टू टू को लिखने का एक अलग तरीका। अब हमने यहाँ टू फैक्टोरियल लिखा और यहाँ पर भी टू फैक्टोरियल लिखा ना, और यहाँ कितना लिख दिया, बाई स्क्वायर लिख दिया ना। इसको मैंने ऐसे लिखा। अब देखो, आप बात को ध्यान से समझिए कि क्या मैं इस वाले पॉइंट को ऐसे लिख सकता हूँ, टू सी नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। टू सी वन इंटू, इस वाले हिस्से को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू सी वन इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ से अगर देखें तो टू सी टू इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप सिमिलरली एक और पॉइंट को फोकस करिए, फिर हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ जाएंगे। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपको निकालना है।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। या फिर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई तो मैंने यहाँ रहने दिया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट किया, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर आया, एक्स इंटू वाई यहाँ से आया, वाई इंटू एक्स यहाँ से आया, प्लस का वाई स्क्वायर आया, ठीक है। नाउ अब आप इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स क्यू का टर्म आ जाएगा, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स इंटू वाई का टर्म आया, फिर यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स इंटू वाई इंटू एक्स का टर्म आ रहा है और एक्स इंटू वाई क्यू आया, ऐसे कुछ आ जाएगा। नाउ अब मैं y को मल्टीप्लाई करता हूं तो y इंटू एक्स स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा, y इंटू एक्स इंटू वाई यहां से आ जाएगा, y इंटू एक्स यहां से आ जाएगा और y क्यू, ऐसे कुछ आया। ये सारे पॉइंट्स आए हमारे पास। अब देखो आप बात को ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाहूंगा कि एक्स एक्स वाई का टर्म, एक तो ये टर्म दिखा आपने, एक टर्म आपको ये दिखाई दे रहा है और ये एक्स वाई एक्स ना, एक्स वाई एक्स का हमारे पास एक और टर्म आएगा एक्स एक्स वाई, ठीक है, तो ये वाला टर्म है ना एक्स वाई इंटू एक्स, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है। मतलब अगर आप समझे कि हमारे पास में क्या आ रहा है, एक्स एक्स वाई तीन ऑब्जेक्ट हैं, है ना, मैं बाइनो पीएनसी से जोड़ रहे हैं इसको, तो तीन ऑब्जेक्ट को रीअरेंज करने के कितने सारे तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कहीं कोई इसमें इशू नहीं है ना। और एक वाई का आ रहा है तो इसकी वजह से 1 फैक्टोरियल लिख लिया ना, एक ऑब्जेक्ट अलग आया है तो। अब देखो पॉइंट को आप ध्यान से समझो, एक्स क्यू तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ लिखा, अपॉन में से 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसको इस पैटर्न में लिखा। सिमिलरली अब मैं दूसरा वाला हिस्सा अगर देखें कि यहाँ पर देखो वाई का टर्म यहाँ पर आया वाई स्क्वायर, अगेन वाई स्क्वायर यहाँ कहीं आ रहा है और हमारे पास में वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर है ना, एक और जगह आ जाएगा, वो यहाँ से आ रहा था ना, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और एक हिस्सा ये है ना एक्स वाई स्क्वायर। अगेन हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट को अरेंज कराएंगे 3 फैक्टोरियल, एक एक्स एक ही आ रहा है तो उसकी वजह से 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखा आपने, और ये क्या लिखा हमने, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ लिखा। अच्छा, इस हिस्से को मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, वाई क्यू हमने ऐसे लिखा, और सिमिलरली चलो इसको 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल कुछ ऐसे लिखा। अब देखो बात को समझो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3c नॉट, यहाँ एक्स क्यू आया, यहाँ हम क्या लिखेंगे 3c1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस का साइन 3c2 इंटू एक्स वाई क्यू, सॉरी वाई स्क्वायर, और 3c3 इंटू में कितना आ जाएगा, वाई क्यू आ जाएगा। मतलब एक्स प्लस वाई को अगर मुझे एक्सपेंड करना होगा तो बजाय मैं इतना इस तरह से लिखने के, एक सिस्टमेटिक देखो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये ले सकते हैं कि एक्स प्लस वाई पे अगर कुछ भी पावर आए, तो कुछ भी पावर आए तो हम उसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, अब आप इस पॉइंट को समझो ना, यहाँ तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया, अब आप बाइनोमियल थ्योरम को बहुत ध्यान से समझिए कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, एक फॉर्मूला हो गया है ना हमारे लिए कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इस बात को आप समझिए। बाइनोमियल थ्योरम ए फॉर्मूला by which we can expand any power of बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल के हम किसी पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब समझो ध्यान से, क्या कहता है, एक्स प्लस वाई पावर एन, कुछ ऐसे लिखा हुआ, आपको इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो बहुत ध्यान से समझना कि एक्स प्लस वाई पावर एन को जब एक्सपेंड कराएंगे तो पहली बात है देखो एन सी नॉट, ठीक है, जैसे अभी हम देख रहे थे। उसके बाद में फिर क्या आएगा, एन सी वन का टर्म आएगा, फिर एन सी टू का टर्म आएगा, इस तरह के टर्म्स आएंगे। एक बात क्लियर हुई आपको, डॉट डॉट आप जाएंगे तो लास्ट में कितना आ रहा होगा, एन सी एन का टर्म आ रहा होगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएंगे हम, मैक्सिमम एन सी एन तक जाएंगे ना। अब बात समझो आगे, देखो यार टर्म्स में क्या आ रहा होगा, अगर एक्स की बात करें तो फर्स्ट जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा n माइनस जीरो, सेकेंड वाले एलिमेंट पे ये नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा, ठीक है, इनटू, सॉरी प्लस साइन, फिर आप क्या लिखोगे, nc1 लिखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट पे इन दोनों का डिफरेंस n माइनस वन, इसका और इसका डिफरेंस, और सेकेंड एलिमेंट पे क्या रहेगा, नीचे वाला टर्म है जो पावर में आएगा, फिर प्लस साइन, फिर nc2 आप लिखेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट एलिमेंट पे
n और 2 का डिफरेंस, तो n माइनस 2 आ जाएगा ना। सेकेंड एलिमेंट की बात करें, सेकेंड एलिमेंट पे क्या रहेगा, नीचे वाला टर्म है जो पावर में आएगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ कितना आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट पे तो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, और सेकेंड एलिमेंट पे क्या आएगा, नीचे वाला टर्म है जो पावर में आएगा। कैसे आएगा, इस बात को हम यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ से हम इसको इजीली जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, उतना डिटेल से तो हम गए नहीं, हम डायरेक्टली अपने पॉइंट पर आ गए थे ना। जो मुद्दे वाली बात है हमें वो समझना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में है कि बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे कोई सा भी पावर लगा हो हम इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ ना। अब देखो आगे की बात आप समझो, नोट करके कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, जैसे एनसी नॉट यहाँ लिखा हुआ है, NC1 यहाँ लिखा है, NC2 यहाँ लिखा हुआ है, NCN यहाँ लिखा हुआ है। पहली बात तो क्या है, NC नॉट, NC1, NC2 डॉट 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 और NCN की बात करें, ठीक है, C0, C1, C2, CN अकॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, अकॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। पहली बात तो आपको ये याद रखना चाहिए कि C0, C1, C2, C3 अप टू CN आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं ना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब देखो कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए ना, कि पहली बात कि थ्री कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट कैन बी इन एपी। थ्री जो कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो एपी में हो सकते हैं, बट कैन नॉट बी इन जीपी एंड एचपी। मतलब वो जीपी और एचपी में तो कभी नहीं हो सकते ना, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं कि तीन कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करें, CR-1, NCR और NCR+1, ये तीन हमने कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट ले लिए। लेने को कुछ भी ले सकते हो आप, लेने को तो आप ये भी ले सकते हैं CR+1 और CR+2, ठीक है, हम कोई से भी ले सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या बताया गया है आपको कि जो तीन कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ना, वो एपी में संभव है, बट वो कभी भी ये जीपी में नहीं हो सकते और कभी भी एचपी में नहीं हो सकते। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। क्यों नहीं हो सकते, इस बात को हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को समझिए ना। अब देखो एपी वाली बात को तो खैर इजीली आप समझ जाएंगे, पहले मैं जीपी वाला पार्ट प्रूव करता हूँ कि जीपी में हो सकते हैं या नहीं हो सकते ना। अब इस वाले पॉइंट को आप समझो, तो समझिए ध्यान से बच्चों। सेकेंड वाले पॉइंट को हम प्रूव करते हैं ना, तो प्रूफ समझो। लेट हमने क्या किया, NCR-1 एक कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट ये लिया, दूसरा कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR और तीसरा लेते हैं NCR+1, ये ले लिया। और मैंने मान लिया कि जीपी के बारे में प्रूव कर रहे हैं कि दे आर इन जीपी, मान लो कि ये जीपी में है और संभव है जीपी आना ना। ठीक है, आपने ऐसा मान लिया। अगर ये जीपी में संभव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो कॉमन रेशो हमने यहां से निकाला NCR-1 दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, NCR+1 अपॉन में कितना आ जाएगा, NCR। ये दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक बात है, ठीक है, बराबर रहेंगे। बट आप लोग पीएनसी पढ़ के आए हैं, तो पीएनसी तो इसके लिए थोड़ा बहुत पीएनसी कुछ फॉर्मूले, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, एनसीआर की प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं पता है तो पीएनसी वाले पार्ट में जाकर के आप इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे ढंग से पढ़ लेना एक बार, है ना। अब तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ भी बताता जाऊंगा, समझो पॉइंट को। क्या लिखा है बच्चों, अब देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला NCR/CR-, मतलब एक दोनों कॉन्जुगेटिव वे में लिखे हुए हैं, एक R और एक इससे कम लिखा हुआ है, तो एक्चुअली इसका एक रिजल्ट आता है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, NCR/NCR-1 ऐसे कुछ लिखा हुआ तो इसका रिजल्ट क्या आता है। देखो आप हमेशा इसको ध्यान दो, इस वाले हिस्से को ध्यान दो। आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला N-R और फिर +1 अपॉन में क्या रहेगा, ये जो R है ये वाला R क्या अपॉन में आप यहां लगा दोगे NCR, सॉरी है ना, N-R+1 अपॉन R, ये रिजल्ट आता है। पहली बात तो इस रिजल्ट को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, है ना। इसको हमने डिब्बे में लिखा। आया कैसे इस रिजल्ट को, देखो बहुत ही आसानी से आप प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, NCR उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N फैक्टोरियल अपॉन में हमने लिखा है इसको R फैक्टोरियल
एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहां से अगर देखें तो एन फैक्टोरियल तो यहां से आ जाए, अपॉन में हम जब लिखेंगे तो आर माइनस वन फैक्टोरियल, जो नीचे आना था उसको ऊपर ले आए, फिर यहाँ आ जाएगा एन माइनस आर प्लस का वन फैक्टोरियल। क्या बच्चों ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है ना, कहीं भी कोई इशू नहीं है। अब देखो पॉइंट समझो, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से अगर मैं आर बाहर निकालता हूं, तो अगर आर आपने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ऊपर क्या लिखा हुआ, आर माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां से अगर मैं ये टर्म बाहर निकालता हूं एन माइनस आर प्लस वन, इसको आपने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या लिखा हुआ, एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया। फाइनली क्या रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आया एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ठीक है बच्चों, अब देखो बात क्या है ना, पते की बात क्या है कि ये जो रिजल्ट है ये कैसा आ रहा है, फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल, फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल से फ्री आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना, इसलिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एक रिजल्ट तो ये है ना। अभी खैर हमें इसी की जरूरत है तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं ना। अब देखो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एन माइनस आर, यहाँ लिखा हमने प्लस वन, अपॉन में जो आर यहाँ लिखा हुआ लोअर सबस्क्रिप्ट में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सी आर लिखा हुआ उससे एक कम, यहाँ पे भी कॉन्जुगेटिव वे में ना, आर प्लस वन है उससे एक कम यहाँ लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, एन माइनस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस माइनस आर माइनस वन, और फिर हम यहाँ लिखेंगे प्लस वन, अपॉन में कितना आ जाएगा, आर प्लस वन। ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट है इसको आप नीचे टपका दोगे, ठीक, ये हमारे पास आया ना। उसके बाद अब समझो एन माइनस आर प्लस वन, तो हमने इतना लिखा ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, आर को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा, एन आर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, एकदम सही है। नाउ इसको मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन आर आएगा प्लस का आर आ जाएगा, ठीक है, कोई कोई इशू नहीं, सॉरी प्लस का एन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इस वाले पार्ट से, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा, आर माइनस वन, आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन जब कराएंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वन, ये आ जाएगा, और दैट इक्वल्स टू कितना, एन आर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई। अब देखो पॉइंट को समझिए, माइनस का आर स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है, तो माइनस के आर स्क्वायर से ये कैंसिल, प्लस का एन आर ये लिखा हुआ है तो प्लस के एन आर से ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा हमारे पास, प्लस का एन बचा, ठीक है। यहाँ से भी प्लस वन आ रहा है, दैट इक्वल्स टू कितना है, जीरो आया, तो एन का वैल्यू यहाँ से कितना आया, माइनस वन आया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एन तो हमारे पास कैसा है, एक नेचुरल नंबर, भाई एनसीआर की बात करें तो एन नेचुरल नंबर है ना, तो एन का वैल्यू ये आ गया, तो संभव ही नहीं है। अगर कभी ये संभव नहीं है तो इसका मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी संभव नहीं है। मतलब ये हमने क्या मान के चले थे, सब जीपी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दे कैन नॉट बी जीपी, ये जीपी में नहीं हो सकते। ओके बच्चों, आई होप आपको ये बात ढंग से क्लियर हो गई ना। तो अब देखो हम क्या सीख रहे थे, पहला हमने लिखा था x प्लस वाई पावर एन है ना, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं ना, ये हमने यहाँ पे समझ लिया था, पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या समझा था कि जो इन सबको सी नोट सी वन सी टू इन सबको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमने सीखा इसमें कि जो तीन कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं वो कैन बी इन एपी, वो एपी में हो सकते हैं, बट कैन नॉट बी इन एचपी, वो एचपी में नहीं होंगे, ठीक है, मतलब जीपी और एचपी में नहीं हो सकते ना। अगला पॉइंट और ध्यान रखिए आप लोग, अब इसके बाद हम एक और पॉइंट लिखते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें क्या लिखना है कि इफ, अगर हम बात करें कि एन सी आर माइनस वन, एन सी आर और एन सी आर प्लस वन इन एपी, अगर मान लो कि ये एपी में है, तो देन हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एन प्लस अंडर रूट ऑफ एन प्लस टू, अपॉन में कितना आएगा, टू आएगा, और यह माइनस साइन है ना, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एन प्लस टू अपॉन टू ना। पहले इसको आपने क्या कि हमेशा याद रखा ना, कई बार क्या होगा आपको ये हेल्प कर सकता है ना, आपको अगर डायरेक्ट आंसर जैसे पूछा गया है तो। वैसे इस रिजल्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आपको वेरीफाई भी करना है पॉइंट्स को ना, फाइनली जो वैल्यू आ गई आर की वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। आर पूछा है या बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ना, वो ध्यान देना पड़ेगा आपको ना, कि आर की दो वैल्यू जाएंगे तो कौन सी वैल्यूज लेनी है, दोनों एक्सेप्टेबल है या एक एक्सेप्टेबल है ना, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा ना, ठीक है। आया कैसे, ये बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं ना, समझो इस बात को भी।
कि अगर मान लो कि ये सभी टर्म्स अगर एपी में है, एपी में है तो आप क्या रिजल्ट लगा सकते हो, तो 2 टाइम्स ऑफ एन सी आर इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन सी आर माइनस वन प्लस साइन ऑफ एन सी आर प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन सी आर माइनस वन अपॉन में हमने क्या लिखा एन सी आर ना, यहाँ से इसको डिवाइड लगा देते हैं, एनसीआर को हमने डिवाइड लगाया। क्यों डिवाइड लगाया, क्योंकि हमें कॉन्जुगेटिव वे में है ना, सीआर और सीआर माइनस वन इसका फॉर्मूला पता है, बस एक का डिफरेंस आना चाहिए ना, यहाँ आर प्लस वन है या आर, एक का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी एक का डिफरेंस आ रहा है, और मुझे क्या फॉर्मूला मालूम है, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, मतलब नीचे की साइड एक कम आ रहा है ना। अगर ऐसा है तो क्या फॉर्मूला आता है, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में ये वाला आर नीचे आ जाएगा, ये आंसर आता है ना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जब प्रोसीड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं कि एन सी आर अपॉन में कितना आ जाएगा, एन सी आर माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस साइन ऑफ, यहाँ तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे ना, कोई इशू नहीं है। चलो अभी हमने रिजल्ट लिख दिया, एन सी आर प्लस वन अपॉन में एन सी आर, डायरेक्ट ऐसे लिखा ना। ना 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो पॉइंट को समझिए ध्यान से, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एन माइनस आर प्लस का वन, ऐसे कुछ है, अपॉन में आर आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, आर यहाँ आ गया। यहाँ जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एन माइनस ऑफ आर, और फिर उसके बाद प्लस वन अपॉन में कितना जाएगा, आर प्लस वन, ये आ जाएगा ना। अल्टीमेटली हमारे पास में क्या रिजल्ट आया, अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे पास ये आया कि 2 इज इक्वल टू, तो मैंने ऐसे लिखा आर अपॉन कितना जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है ना, प्लस साइन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ तो आ जाएगा एन माइनस आर अपॉन में यहाँ कितना है, आर प्लस वन, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात भी मुझे क्लियर हुई ना। उसको मैं अब आगे एलसीएम ले सकते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो कितना है, आर स्क्वायर प्लस का आर बन जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा एन माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एन माइनस आर अपॉन में कितना टर्म आएगा, एन माइनस आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात भी हमें समझ में आई ना। अब समझो पॉइंट, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। हाँ अब देखो इस वाले हिस्से को हम यहां सॉल्व करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ, तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इस वाले हिस्से को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, एन तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, अंदर कितना आ जाएगा, आर माइनस वन आ जाएगा, तो उसको मैंने ऐसे लिखा आर माइनस वन। ठीक है, अभी ऐसे लिखने देते हैं, और आर प्लस वन, ऐसे कुछ लिखा ना। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो कितना जाएगा, एन स्क्वायर का टर्म आएगा, एक आर स्क्वायर का टर्म आएगा ना, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r। चलो अभी मैं प्रॉपरली टर्म्स लिख देते हैं ना, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। आर स्क्वायर यहाँ से आया, प्लस का आर यहाँ से आएगा, एन स्क्वायर यहाँ से आएगा, प्लस का आर स्क्वायर, इसको फॉर्मूला ओपन किया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस का एन इंटू एन माइनस आर, यहाँ तक आ जाएगा। इस वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ, एक तो एन आर का टर्म आ जाएगा और एक एन का टर्म बनेगा, मतलब प्लस का 2n, तो ये आया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस टू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ऑफ 2r स्क्वायर, यहाँ से आया माइनस का वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मतलब फाइनली। ठीक है ना, उसके बाद आर स्क्वायर यहाँ है, प्लस का आर यहाँ लिखा हुआ है, एन स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2nr और प्लस का एन माइनस का आर, कुछ ऐसे आ जाएगा ना। आगे आप पॉइंट समझो ना, आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ना। अब देखो पॉइंट को ध्यान से देखें, तो मैं एक काम करता हूँ, आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आर स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिखना स्टार्ट करते हैं। आर स्क्वायर का टर्म यहाँ लिखा हुआ, आर स्क्वायर का टर्म यहाँ लिखा हुआ, माइनस ऑफ 2r स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। सभी टर्म्स को अगर मैं एक साइड लेके गया, इधर की साइड लेके गया, तो कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर, ऐसे कुछ आ गया। ठीक है ना, अब उसके बाद में आर की टर्म लिखना स्टार्ट करते हैं। आर की टर्म एक तो हमारे पास में ये आ रहा है और एक ये आया है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, एक आर का टर्म हमारे पास माइनस ऑफ 2nr यहाँ से आया और प्लस का 2nr इधर लिखा हुआ, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 4n इंटू आर, ये आ जाएगा आर का टर्म है ना। ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया। नाउ अब देखते हैं रिमेनिंग टर्म्स, तो एक n का टर्म बच रहा है, एक 2 बच रहा है ना, और एक n स्क्वायर बच रहा है हमारे पास इधर से, तो और एक n है ना, ये भी बचा। तो मैंने पहले n स्क्वायर की टर्म लिखा, n स्क्वायर यहाँ से लिखा। ठीक है, अब n की टर्म ढूंढते हैं, तो एक n की टर्म ये आ रही है हमारे पास,
और एक n का टर्म हमारे पास इधर भी आ रहा है, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ n, और 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, इतना आ गया ना। ना आपको r कैलकुलेट करना है, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा 4n प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16n स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, c का वैल्यू कितना आ रहा है n स्क्वायर माइनस n माइनस का 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ 16, यहाँ लिखा हुआ, अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे 16n स्क्वायर, मतलब आप पॉइंट समझ गए कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस बनेगा। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास कितना आ रहा है 4n, तो यहाँ से आया प्लस माइनस, यहाँ से अगर देखें 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा प्लस का 4, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा n प्लस 2 ये आ जाएगा, और अपॉन में कितना लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ 4 लिखा हुआ, 4 तो कॉमन आगे कर दिया। फाइनली जो रिजल्ट आया हमारे पास r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा ना। भाई जनरली क्या है क्लास में कराते नहीं है, बट यहाँ पर आपको सिखाना था तो इसलिए हमने पूरा कंप्लीटली यहाँ सॉल्व कर दिया ना। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हुआ ना। तो देखो हमने कुछ बातें जो सीख रहे थे एडिशनली, तो हमने एक पॉइंट ये सीखा ना, ये वाला पॉइंट, अगर एनसीआर माइनस वन सी आर और सी आर प्लस वन अगर इन एपी है तो आर इज इक्वल टू जो मिड टर्म है ना, दैट टर्म है ना, आर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम एन प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एन प्लस 2 अपॉन 2 है ना। अच्छा, उसका जब आप आर की वैल्यूज निकाल देंगे तो ये देखना चाहिए कि आपको दोनों एक्सेप्टेबल है या फिर एक ही एक्सेप्टेबल है ना, चेक करना चाहिए आपको ना। ओके, थर्ड के बाद में एक और पॉइंट है ना थ्योरी का पॉइंट, उसको भी आप याद रखिए। फोर्थ पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, फोर कंजुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट कैन नॉट बी इन एपी, मतलब एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स है ना, आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए ना। अगर फोर कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं वो कभी भी एपी में नहीं आ सकते है ना। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हमें। जैसे मान लो एन सी आर माइनस वन या आर माइनस टू यहाँ ले लेते हैं, एन सी आर माइनस वन, एन सी आर और एन सी आर प्लस वन। ठीक है, इन दोनों कॉमन डिफरेंस और इन दोनों कॉमन डिफरेंस निकाल के आप बराबर करो और देन आर या एन के लिए सॉल्व कर दो ना, एक क्वाड्रेटिक बनेगा, देन फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकली आपको याद रखना चाहिए कि अगर फोर कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं तो कभी भी एपी में नहीं आ सकते। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात तो क्लियर हुई ना। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो अभी तक तो हमने जो सीखा है, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखा था, कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, और साथ में उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स ना, इसको समझे। अब देखो आप एक प्रॉब्लम लिखो, देन हम आगे मूव करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि बताओ x प्लस 5 पावर 5, आपको इसको एक्सपेंड करना है, क्या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 5c0 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, उसके बाद 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद करते क्या है, जो फर्स्ट जो एलिमेंट है इस पे तो इन दोनों का डिफरेंस लगाओ 5 आएगा, और सेकंड एलिमेंट पे क्या आएगा, ये नीचे जो लोअर सबस्क्रिप्ट है पावर में आ जाएगा। ठीक है, फिर 5c1 फर्स्ट एलिमेंट पे इन दोनों का डिफरेंस और y पर नीचे वाला टर्म है जो पावर में आया। फिर 5c2 यहाँ लिखेंगे, x पर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, और 5y पर इन दोनों को, ये नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा। ऐसे आपको 5c3 लिखना है, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2, और नीचे वाला टर्म है जो कैसा आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। नाउ अब 5c4 x पे अगर बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आया, और y पे जो पावर आएगा कितना आएगा, 4 आ जाएगा ना। आगे कितना आएगा, 5c5 x पे पावर, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ गया, नीचे वाला टर्म है जो लोअर जो टर्म है वो पावर में आ जाएगा। ये एक्सपेंशन आएगा ना। आई होप आप इजीली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ना, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अच्छा, आप ये बताओ कि अगर मान लो आपको 2x माइनस 3y पावर 5 है, आपको इसको एक्सपेंड करना है, क्या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? ठीक, इसको बहुत आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, माइनस साइन से कंफ्यूज कर जाते हैं।
जो कंफ्यूज कर रहे हैं तो वो लोग सुन ले बात को, कैसे लिखना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो उसको आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं कितना, 5c0। तो ऐसे लिखेंगे। तो 2x की अगर हम बात करें तो 2x पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 माइनस 3y पे क्या आएगा, नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा 0 ना। उसके बाद 5c1 तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो 2x पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ना, माइनस 3y पावर में नीचे वाला टर्म है जो 1 है लोअर सबस्क्रिप्ट, ये कैसे एज ए पावर में आ जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे 5c2। तो फिर 2x की अगर हम बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, और सेकंड एलिमेंट पे क्या आएगा, ये नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा 2 यहाँ पर आया 5c3। तो 2x क्या आएगा, जो सिमेट्री चलती है, क्या सिमेट्री आता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आएगा और सेकंड एलिमेंट पर नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप को यहाँ तक की बात समझ में है ना। अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करना है, बहुत ही आसान। 5c0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 2 पावर 5 यहाँ लिखा हुआ है, 2 पावर 5 32 हो गया ना, इंटू एक्स पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस साइन। 5c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 2 पावर 4 कितना आ गया 16, और माइनस 3 हमने यहाँ लिख दिया है ना, ठीक है। और ये कितना हुआ ना, एक्स पावर 4 इंटू वाई। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग। सिमिलरली 5c2 इसका वैल्यू हम जानते हैं कितना था, 5 इंटू 4 अपॉन 1/2, मतलब 10 इसका वैल्यू है। बाकी सबको सिंप्लीफाई करके से आसानी से लिखा जा सकता है। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई ना। तो देखो अभी तक हमने जो सीखा हुआ था कि जो बाइनोमियल थ्योरम है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको कोई पावर हो, पावर 5 हो, पावर 10 हो, पावर 20 हो, हम किसी भी पावर को बहुत ही इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, और साथ में हमने कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर सीख लिए ना, 4 पॉइंट से। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं और फिर आगे की बात को आप अच्छे ढंग से समझिए। अब देखो जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत काम आपको आएगा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस वाई पावर n, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस वाई पावर n, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखो बड़े ध्यान से बात को समझना, x प्लस वाई पावर n, इसको आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। पहले क्या लिखेंगे nc0, फिर क्या आएगा x पर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 0, और y पे क्या आ जाएगा, नीचे वाला टर्म है जो पावर में आएगा। फिर मैं लिखूंगा nc1, x पे पावर कितना आएगा n माइनस 1, और y पे पावर कितना आ जाएगा 1। फिर nc2, x पे पावर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, और y पे पावर कितना आ जाएगा, नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। फिर आप nc3, x पावर में इन दोनों का डिफरेंस हमने लिखा, जो सिमेट्री आती है वो इस तरह का आता है ना, और y पावर कितना आएगा 3 आएगा, डॉट 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 प्लस साइन ऑफ nCn, x पावर 0 और y पावर n। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, बात को समझो, x पे जो पावर्स है वो डिक्रीज होती जा रही है और करस्पॉन्डिंग y पे पावर इंक्रीज होती जा रही है ना, ठीक। अब देखो जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन ना, एक्सप्रेशन x प्लस वाई पावर n, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो पहला पॉइंट तो हम ये बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई पावर n, इसके एक्सपेंशन में अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। कैसे भाई, देखो c1 से स्टार्ट किया, c1 c2 c3 अप टू cn, मतलब n टर्म्स तो ये हो गई, एक और टर्म हमारे पास में ये आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा इन दिस एक्सपेंशन, n प्लस 1 आएगा। फर्स्ट तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सेकेंड और थर्ड इसको ध्यान से समझो। तो सेकेंड को आप समझिए ना, अगर आप हर टर्म को ऑब्जर्व करें, जैसे कि मैंने इस वाली टर्म को ऑब्जर्व करता हूं, इस वाली टर्म को आप ऑब्जर्व करिए, यहां पर भी इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, x और y पे जो पावर्स आ रही है इनका जो सम है वो कितना आ रहा है, n आया। यहाँ पे पावर्स का अगर सम निकालूं तो अगेन n आ रहा है, यहाँ पे पावर्स का अगर सम निकालें तो अगेन कितना है, n आया। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, सम n आ रहा है। पहली बात, एक तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट और ऑब्जर्व करिए
कि जो इनिशियली बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो एन सी नॉट है, लास्ट वाला कितना है एन सी एन है। मतलब ये कैसे आए, बराबर आए कि नहीं आए, बराबर आ रहे हैं। ये वाला कितना आ रहा है एन सी वन आया, लास्ट में कितना आएगा एन सी एन माइनस वन आ रहा हुआ है इससे पहले वाला, ये भी कैसा है बराबर आ रहा है। तो हम एक बात ये बोल सकते हैं कि इनिशियल से और एंडिंग से जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक बच्चों, तो ठीक है, इन दोनों बातों को हम लिख लेते हैं कि पहला सेकंड फर्स्ट पॉइंट तुमने लिख लिया। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें कि इन ईच टर्म, इन ईच टर्म ना, हर एक टर्म में ना, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई इज कांस्टेंट। पहली बात कैसा है, कांस्टेंट है एंड इक्वल टू एन, और किसके बराबर है वो, एन के बराबर आएगा ना। हर एक टर्म में अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स और वाई के जो पावर्स हैं उनका सम कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और किसके इक्वल आ रहा है, एन के इक्वल आ रहा है। दूसरा रिजल्ट हम ये बोल सकते हैं। तीसरा रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट की अगर हम बात करें कि बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग, बिगिनिंग से एंडिंग से आर इक्वल, कैसे आते हैं वो, इक्वल आते हैं। ठीक, बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग और एंडिंग आर इक्वल, मतलब एन सी नॉट किसके बराबर आया, एन सी नॉट एन सी एन के बराबर होगा, एन सी वन एन सी एन माइनस वन के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, एन सी आर इज इक्वल टू कितना था, एन सी एन माइनस आर। ड्यू टू दिस ना ये सब कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो देखो अभी तक हमने तीन ऑब्जर्व की बातें ना, तीन बातें ऐसे ऑब्जर्व की, तीन पॉइंट्स को हमने ऑब्जर्व किया। पहला पॉइंट तो ये किया गया अगर इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें तो n+1 आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट सिमिलरली ना। ना अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट मींस जनरल टर्म। अगर आपको मान लो कभी भी जनरल टर्म को ऐसे लिखना होगा तो अब पहले मान लेते हैं कि लेट, देखो इसको समझिए ना, लेट हमने क्या किया, मान लिया कि लेट tr+1 बी द जनरल टर्म। वो कैसा है, जनरल टर्म है, tr+1 बी द जनरल टर्म। ठीक, अब देखो, अब पॉइंट को समझो ध्यान से, अब पॉइंट को समझिए। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें दैट इज फर्स्ट टर्म, अगर इसकी बात करते हैं ना, ये पूरा कैसा लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म लिखा हुआ है। ये कौन सा लिखा हुआ है हमारे पास, फोर्थ टर्म, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहां से आप सिमेट्री समझो। अब देखो सेकंड टर्म आप लिख रहे हो तो यहाँ NC1, थर्ड टर्म आप लिख रहे हैं तो NC2, फोर्थ लिख रहे हैं तो यहाँ कितना NC3, ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है ना नंबर। और बाकी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट पे तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट पे तो इन दोनों का डिफरेंस n-3, सेकंड एलिमेंट पे नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आपने क्या किया, मान लिया कि हमने मान लिया कि लेट tr+1 कैसा है, बी द जनरल टर्म। अगर ये जनरल टर्म है और आपको tr+1 लिखना है तो हम लिख सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कितना, एन सी, इससे एक कम लिखेंगे ना, ये बात ध्यान रखना, एन सी आर। उसके बाद का पॉइंट तो बड़ा ही आसान है, फर्स्ट एलिमेंट पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस n-r, और सेकंड एलिमेंट की बात करें तो नीचे वाला एलिमेंट कैसा आएगा, एज ए पावर में आ जाएगा। ये आता है tr+1। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि x+y पावर ऐसे 20 लिखा हुआ सपोज करो, या अभी 20 पावर रहने देते, एन में चलने देते ना, पावर एन है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए बताओ उसमें 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म आप लिख सकते हो, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, एन सी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सी, और जो यहाँ लिखा हुआ उससे एक कम में यहाँ लिखूंगा NC9। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट पे इन दोनों का डिफरेंस n-9, और सेकंड एलिमेंट y पे क्या आ जाएगा, नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा। मतलब बात का लिखना तो बहुत आसान बात है। ठीक है, मान लो आपको कभी भी अगर ऐसा मान लो आपको 15 टर्म लिखना है सपोज करो, अगर पॉसिबल है तो ना, 15 टर्म कितना आ जाएगा, NC14, x पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस n-14, और y की अगर बात करें तो नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा, बाई पावर 14, ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए आप बात को बहुत ही अच्छे से ना।
तो देखो अब एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज करो आपके पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2x² माइनस 3/x और इससे पावर मान लो 20 है। अब देखो इसके एक्सपेंशन में अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि कोई भी टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ, सेकंड बताओ, थर्ड बताओ, फोर्थ बताओ, फिफ्थ बताओ, सिक्स बताओ, मतलब किसी भी टर्म को मुझे फाइंड आउट करना है, क्या हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 13 टर्म क्या होगा, हाँ तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ कितना, 20c, इससे एक कम हमने लिखा 12, इतना आ गया ना। जो फर्स्ट एलिमेंट है कितना है, 2x², ये है। इस पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो 12 माइनस 20 माइनस 12 करेंगे कितना आ जाए, 8 आ जाएगा ना। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो -3/x² लिखा हुआ है, इस पे क्या आएगा सेकंड एलिमेंट पर, ये आ जाएगा ना -3/x है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ। नीचे वाला टर्म कैसा आएगा, एज ए पावर में आ जाएगा। क्लियर? ऐसे 13 टर्म ये आएगा, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग। नाउ एक और बात समझिए, अगर सपोज करो आपको 17 टर्म निकालना, सपोज करो, तो कैसे लिखेंगे, 20c, इससे एक कम 16। अब फर्स्ट एलिमेंट कितना आ रहा है, 2x², उस पर तो आएगा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। और ना इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड एलिमेंट कितना, -3/x, इस पे क्या आएगा, नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा 16। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ओके बच्चों, ना आपको देखो एक बात समझ में आई है ना कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना, अगर हम x+y⁴n के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन के बारे में अगर बात करें या कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, जिसमें हमने क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, ये हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मुझे क्या सीखने को मिला कि अगर इसके एक्सप्रेशन में कभी भी आप कोई सा भी टर्म आपको लिखना है, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, जो भी आपको निकालना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, नोट करके अगर कहें या पांचवा पॉइंट बोल देते ना। ठीक है, अगर सपोज करो कई बार आपको मान लो ऐसा पूछा जाता है kth टर्म बताओ, kth टर्म, और ये आपसे पूछा गया फ्रॉम एंडिंग, एंडिंग से kth टर्म बताओ, तो इसका मतलब क्या होगा, बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। तो देखो इस बात को हमने सीक्वेंशियल सीरीज में समझ रखा है ना, कि जैसे मान लो कि कोई टर्म्स है हमारे पास में, ऐसे टर्म्स हैं, और आपसे पूछा है कि एंडिंग से kth टर्म बताओ, तो हम करते क्या है, जितनी भी टर्म्स हैं, मान लो n टर्म्स हैं, एंडिंग से अगर आपको kth टर्म निकालना है तो जितनी भी टर्म्स है उसमें आपने एक जोड़ दिया, मतलब एक ज्यादा, फिर माइनस का k कर दिया, ये जो बनेगा दैट इज द कौन सा, ये वाला जो टर्म आएगा इनिशियल से, ये टर्म कैसा आएगा, बराबर आएगा। एंडिंग से kth टर्म मतलब इनिशियल से कौन सा टर्म होगा, वो n+1 माइनस k होगा, मतलब जितनी भी टर्म्स है उसमें एक जोड़ दो और माइनस k कर दो। समझ गए? अब देखो इसके एक्सपेंशन में बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, n+1, उसमें आपने एक जोड़ दिया n+2, या माइनस का k हमने कर दिया, तो दैट इज द टर्म, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, कि बिगिनिंग से ये टर्म आएगा। क्लियर है ना बच्चों? आई होप आपको बात समझ गया ना। अगर सपोज करो आपसे ये पूछा जाता कि इस सवाल में आप बताओ कि भाई एंडिंग से सेवंथ टर्म बताओ, मतलब अगर इनिशियल से अगर बात करें तो टोटल टर्म कितनी, 20 में हमने दो जोड़ा प्लस का 2 -7 किया। ठीक है, तो मतलब इनिशियल से हमें कौन सा टर्म चाहिए, 22 -7 करेंगे मतलब 15 टर्म मुझे चाहिए इनिशियल से, और 15 टर्म में इजीली लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 20c14, एक कम हमने यहाँ पे लिखा ना, उसके बाद 2x², इस पे इन दोनों का डिफरेंस 6, और उसके बाद सेकंड टर्म क्या है, -3/x है, तो नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा, तो यहाँ 14 आ गया। समझ गए बच्चों? तो आपको देखो ये समझ में आ गया कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है x+y⁴n है, इसमें अगर बात की जाए इनिशियल से आपको कोई भी टर्म निकालना है, 10वां, 15वां, 20वां, 50वां अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एंडिंग से कोई टर्म निकालना है उसको भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? आई होप को यहां तक की बात समझ में आई ना। नाउ अगला पॉइंट सीखते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ और शायद 6 होगा ना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, मिडिल टर्म। अब देखो मिडिल टर्म के बारे में आप समझो कि मिडिल टर्म क्या रहेगा। देखो ये भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड थ्योरी है ना, इसको समझिए ध्यान से।
जैसे अगर मान लो कि हमारे पास में 5 टर्म है, एक A1, एक A2, एक A3, एक A4 और एक A5, ऐसे कुछ टर्म्स है। तो अगर मिडिल टर्म की बात करें तो मिडिल टर्म कौन सा हुआ, तीसरा टर्म ना। थर्ड टर्म कैसा है, मिडिल टर्म है। कैसे निकाला आपने, थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म। मतलब कैसे आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो 5 में आपने एक जोड़ा अपॉन में 2, ऐसे बोल सकते हैं 6 ना। तो हमारे पास में कितना है ये जो मिडिल टर्म की बात करें तो कितना जाएगा, 5+1/2 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। मतलब थर्ड टर्म कैसा होगा, अपना मिडिल टर्म होगा। तो जितनी भी टर्म्स हैं आप उसमें एक जोड़ दो और बाई 2 कर दो। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ऑड है तो एक बात तो समझ में ये आएगा, तो आगे समझते हैं ना। मान लो अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ A1, A2, A3, A4, A5, A6, अब आपसे पूछा जाता है कि मिडिल टर्म कितना होगा, तो इस केस में आपको मालूम होता है कि 2 मिडिल टर्म आएंगे। ठीक है, तो मतलब पहली बात तो मिडिल टर्म की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि n इवन है या फिर ऑड है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मिडिल टर्म। ठीक है, अब देखो इवन हुआ, एक्सपेंशन में टर्म कितने आएंगे, n+1, मतलब मिडिल टर्म मतलब कितने आएंगे, n+1, जो कैसा होगा, ऑड। अगर ऑड होगा तो मिडिल टर्म कितने होंगे, फिर एक ही होगा ना मिडिल टर्म, यही वाला। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे आप लोग, जितने भी टर्म्स हैं उसमें आपने एक जोड़ दिया, n+2 और बाई 2 कर दिया, तो ये हमारे पास कैसा आएगा, मिडिल टर्म आएगा। समझ गए बात को। ठीक है, अगर n ऑड है तो n+1 कैसा होगा, इवन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन कितने आएंगे, इवन आएंगी। अगर इवन है तो इस केस में 2 मिडिल टर्म आएंगे। कैसे, कौन कौन सा आएगा, एक तो मिडिल टर्म mt की बात करें, मिडिल टर्म तो कितना आएगा, एक तो डायरेक्ट डिवाइड लगा दिया 6/2, एक तो 3 आ रहा है, और एक कौन सा आ जाएगा 6/2 और इसमें +1, ये आ गया। ठीक, अगर n हमारे पास में ऑड है तब मिडिल टर्म हमारे पास क्या आएगा, n+1/2, और दूसरा कौन सा आएगा, इसका अगला वाला, यहाँ +1 कर दिया तो मतलब n+3/2, ये आ जाएगा। ओके बच्चों ना, आई होप आपको ये बात ढंग से क्लियर हुई ना। मिडिल टर्म के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मिडिल टर्म हमें क्लियर है, कहीं भी इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब देखो इसमें 2 एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप इजीली बहुत अच्छे से निकाल पाए, है ना। अब जैसे मान लो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 2x² - 3/x³, ऐसे कुछ लिखा हुआ, अब पावर में मान लो 20 है। मान लो आपसे बोला जाए कि इसमें आप मिडिल टर्म फाइंड आउट करो, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई मिडिल टर्म कौन सा होगा, n का वैल्यू कितना आ रहा है, इवन आ रहा है। इवन आ रहा है तो भाई मिडिल टर्म, तो उसको आप याद भी रख सकते हो ना। तरीका क्या है, भाई आपको ये मिडिल टर्म निकालना है तो इतना तो लगता है 2 से डिवाइड करना चाहिए। इवन है तो 2 ऐड करके 2 से डिवाइड लगा दो। ठीक, और ऑड है तो देखो 2 से डायरेक्ट डिविजिबल तो होगा नहीं। अगर n ऑड है तो मतलब एक जोड़ करके 2 से डिवाइड लगा दो, और एक बार 3 जोड़ करके 2 से डिवाइड लगा दो ना, थोड़ा बहुत थोड़ी याद रखना पड़ सकता है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, 2 तरीके समझाता हूँ। आपने इसको एक्सपेंड किया तो 21 टर्म्स आई, 21 टर्म्स आई तो इसमें अब क्या, एक टर्म जोड़ करके बाई 2 कर दो, तो ये अपना कैसा जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा। ऑड आ रहा तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, कौन सा आया 22, तो 11 आ गया ना। या फिर आपने फॉर्मूले से लिखा 20 + 2/2, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 11वां टर्म कैसा होगा, मिडिल टर्म होगा। समझ गए। अब आपको 11 टर्म लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ बहुत ही आसानी से 20c, इससे एक आपने कम लिखा 20c 10। ठीक है, नाउ 2x² पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 10 आ जाएगा ना। सेकंड एलिमेंट क्या लिखा हुआ, -3/x³, उस पर ये नीचे वाला टर्म है, ये पावर में आ जाएगा 10, ये आंसर आया इसका। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। नाउ अगर मान लो कुछ एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखा होता 3x - 1/√x, मान लो कुछ दूसरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया और इसमें पावर मान लो 25, मतलब ऑड पावर होती, और फिर आपसे पूछा जाता है कि मिडिल टर्म को फाइंड आउट करो, तो ये क्या मिडिल टर्म आता है इसके एक्सपेंशन में। तो मिडिल टर्म कौन कौन से आते हैं, n ऑड है तो 25 + 1/2, एक तो ये आता, मतलब ये कितना बन गया यहाँ पर 13, और एक अगला वाला कितना जाएगा 14, 2 मिडिल टर्म आते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आंसर आता है। अब देखो T13 आपको लिखना है, क्या इजीली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। T14 आपको लिखना है, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। T13 आप लिखोगे कितना लिखेंगे 25, सी इससे एक कम 12। उसके बाद की कहानी तो बड़ी आसान है कि फर्स्ट एलिमेंट पे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, और सेकेंड एलिमेंट -1/√x, तो नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा। समझ गए, पहला पॉइंट। दूसरा अगर बात करें T14 लिखना है तो 25c 13, तो हमने यहाँ से लिखा 3x,
फर्स्ट एलिमेंट पे इन दोनों का डिफरेंस 12, और सेकंड एलिमेंट की अगर हम बात करें, आप यहाँ समझिए ताकि आपको सही से क्लियरली दिखाई दे ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 1/√x, तो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, इसमें पावर में क्या आएगा, नीचे वाला टर्म है ये पावर में आ जाएगा 13। यहाँ तक की बात है ना। ठीक बच्चों ना, आई होप आपको ये थ्योरी वाला पार्ट यहाँ तक क्लियर हुआ ना। तो देखो आपको एक बात ये भी समझ ली, अगर मान लो कि इसके बाइनोमियल एक्सप्रेशन ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस वाई पावर n है, तो इसमें हम एनी टर्म लिख सकते हैं। पहली बात, कोई सा भी टर्म लिखा जाए, 10वां 11वां 12वां ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, हमें अगर मिडिल टर्म लिखना है तो क्या मिडिल टर्म भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। मिडिल टर्म किस पर डिपेंड करेगा, n पर। n इवन है या ऑड, इवन है तो फिर क्या मिडिल टर्म आएगा, ये आएगा, और n अगर ऑड है तो ये मिडिल टर्म आएगा ना। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। क्लियर, ओके। अब देखो उसके बाद में हम लिखते हैं दो इंपोर्टेंट रिजल्ट, टू इंपोर्टेंट रिजल्ट्स ना, टू इंपोर्टेंट रिजल्ट्स, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो क्या रिजल्ट है, बहुत ध्यान समझना आप लोग। x प्लस वाई पावर n, इसको मैंने पहले एक्सपेंड किया, एन सी नॉट एक्स पावर n, एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन बाई पावर 0, सॉरी बाई पावर 1, एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू बाई पावर 2, एन सी थ्री एक्स पावर n माइनस 3 और बाई पावर 3, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मैंने x माइनस वाई पावर n लिया, इसको एक्सपेंड किया, एन सी नॉट तो यहाँ लिखा, x पावर n माइनस वाई पावर 0 कितना आ जाएगा, वो 1 ही आ जाएगा ना। एन सी वन आपने लिखा, x पावर कितना आएगा, n माइनस वन और माइनस वाई पावर 1। अब मैंने लिखा एन सी टू एक्स पावर कितना, n माइनस टू और माइनस वाई पावर 2, ध्यान से देखें तो प्लस वाई स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना। एन सी थ्री एक्स पावर n माइनस 3 हमने यहाँ से लिखा, माइनस वाई पावर 3 यहाँ से लिखते हैं, ऐसे कुछ आया ना। अब आप एक पॉइंट समझो, अगर सपोज करो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, अगर ऐड करेंगे तो x प्लस वाई पावर n प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई पावर n इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ये आया, तो ये वाला हिस्सा जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एन सी नॉट और x पावर n ये आया, और इंटू वाई पावर 0 लिख देते हैं अभी ना, प्लस साइन। जब ऐड कराएंगे तो ये वाला हिस्सा तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आएगा ना, फिर कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एन सी टू तो कॉमन आ गया ना, एन सी टू आया। फर्स्ट एलिमेंट पे तो खैर क्या आता है, क्लियर आपको इन दोनों का डिफरेंस है, सेकंड एलिमेंट वाई है तो इस पे क्या आ जाएगा, नीचे वाला टर्म है ये पावर में आ जाएगा ना। सिमिलरली फिर आप बोल सकते हैं एन सी फोर आएगा तो एक्स पावर एन माइनस फोर इंटू वाई पावर 4 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, मतलब अगर मान लो कि हमारे पास x प्लस वाई पावर एन और x माइनस वाई पावर एन है, तो इसको हमने क्या बोला, रिजल्ट 1 बोला, ये आपको याद रखना है। अगर प्लस साइन है तो देखो सी नॉट सी टू सी फोर इस तरह की टर्म्स आती हैं। दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, अगर मैंने मान लो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, x प्लस वाई पावर एन माइनस ऑफ x माइनस वाई पावर एन, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हिस्सा तो कैंसिल, ये वाला हिस्सा जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो फिर क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ एन सी वन, तो 2 तो कॉमन ले लिया, x पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, और y पे क्या आएगा, नीचे वाला टर्म है जो पावर में। फिर हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, एन सी थ्री, एक्स पावर कितना आ जाएगा, एन माइनस 3 और y पावर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको ये कमाल की बात है ना, ये आपको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना आप खुद ही समझ जाओगे ना कितना काम का है ना। अगर आपको याद रहता है तो आप क्या प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे ना। ओके बच्चों, ठीक है, तो देखो रिजल्ट को एक बार आप समझ लो। अगर प्लस साइन है तो सी नॉट सी टू सी फोर आएगा, ठीक है, माइनस साइन है तो सी वन सी थ्री सी फाइव आएगा। आगे के टर्म तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ इन टर्म्स को, तो ना। ठीक बच्चों, तो देखो लेक्चर 1 में हमने आज जो डिस्कस किया हुआ है थ्योरी वाला पार्ट था ना, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी हमने डिस्कस किया है। और इसका जो लेक्चर 2 आएगा, उस लेक्चर 2 में हम टोटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब वो अगला वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है ना, हम काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 30-40 प्रॉब्लम तकरीबन हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें ना, सभी वैरायटी की प्रॉब्लम्स लेंगे। तो ध्यान रखना ना, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। और उस सब की जो थ्योरी है वो एक्चुअली हमने लेक्चर 1 में यहाँ कवर किया हुआ है। ओके बच्चों, थैंक यू।